राहुल, जी इस भैया। लॉ को समझने के लिए हमें पहले ये पता करना है, जो जो मैं तेरे से चीजें पूछता जाऊं तो मुझे बताता जा। ये क्या है? फ्लूइड भैया। फ्लूइड का मतलब? कुछ फ्लो कर रहे हैं। फ्लोएबल। फ्लोएबल। क्या फ्लोएबल गैस होती है? जी भैया। क्या फ्लोएबल लिक्विड होता है? जी भैया। क्या केटीजी के अंदर ये टॉपिक आना चाहिए? हाँ, क्योंकि गैस की बात चल रही है। गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात चले तो हम वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको। जी भैया, बोल सकते हैं। रेट रेट बोल सकते हैं इसको। अब इस रेट पे हम काम करेंगे। अब लग रहा है कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इससे जुड़ रहा है, लेकिन अब तूने कहा भैया मुझे तो ये नहीं पता डिफ्यूजन क्या होता है। किसी बच्चे को डिफ्यूजन का मतलब पता है? टूटना दो और हिस्सों में। टूटना। एक मिनट हाँ बोल बोल राघव। दो हिस्सों में टूटने को डिफ्यूजन कहते हैं। दो हिस्सों में टूटने को डिफ्यूजन कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ संयम से। संयम क्या होता है डिफ्यूजन? एक 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 मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना जहाँ पे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत बढ़िया। ये है डिफ्यूजन। देखो संयम क्या कह रहा है। संयम कह रहा है भैया मान लो एक टायर है, तो इसने बोला मेरे को मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। उस टायर में ना हवा भरी हुई है, ठीक है? सब बच्चे सुनेंगे। राहुल तू रिस्पॉन्स कर। जी भैया। एक टायर है, तुझे पता है कि टायर में 30 से 35 एटमॉस्फेयर या 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो तुझे क्या लग रहा है कहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है? जो एनवायरमेंट में अब मैं बाहर। अगर यहाँ पे कील मार दूं और इसको पंचर कर दूं, तो जैसे ही ये कील रिमूव होगी यहाँ से, तो तुझे लगता है कि यहाँ से गैस पास होनी चाहिए? जी भैया, हायर प्रेशर से लोअर। बस, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, फ्लूइड का जाना। अब ये तो बात हुई। अब जैसे संयम ने कहा भैया मुझे गैस का तो पता है, लिक्विड का एग्जांपल नहीं देखा दिखा है कोई लिक्विड का? चलो कोई नहीं। राहुल कोई लिक्विड का एग्जांपल देखा है? जी भैया, सेल्स में होता है हमारी बॉडी में, ऑस्मोसिस। और प्लांट्स में भी होता है। गुब्बारे में पानी भर दो। एक एक करके बात करेंगे बेटा, राहुल सबका नाम नहीं है। गौरी तू बता चल, सेल में कहाँ होता है जो अभी ये बोल रहा है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, पहले छोटी सी बात समझो। आप ये क्या ले रहे हो? आप कहते हो भैया ये पानी है। ये सब घर में देख सकते हैं, कांच का ग्लास लो, उसमें पानी लो, पानी लो और उस पानी में ना इंक डालो। क्या डालनी है बेटा? इंक। इंक। हाँ इंक, नहीं तो मेरे पास से ले जाना, जो मार्कर की इंक होती है वो भी काम करेगी। जैसी इंक इसमें आएगी तो आप देखो कि भैया इंक ना ऐसे फैल रही है। कभी देखा है ऐसा? यस सर। और धीरे 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 या तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, या मुझे नहीं पता जो भी इंक है उस कलर का हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे जाता है या एकदम से आपने एक बूंद डाली और वो पूरा ब्लू हो गया? ग्रेजुअल ग्रेजुअली जाता प्रोसेस। है। हाँ ठीक है, तो इसे भी डिफ्यूजन कहेंगे। वो बूंद जब पानी में गई तो उस पानी में उसको मूव करने के लिए जगह मिली। तो क्या यहाँ पर भी आपको डिफ्यूजन दिखता है? चलो ये तो इसकी बात हुई। अब बायोलॉजी में आपने बोला कि भैया ऑस्मोसिस। देखो जो राहुल है उसको तो ऑस्मोसिस पता है क्योंकि उसने केमिस्ट्री में भी देखा है। आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने सिर्फ बायो में सुना ऑस्मोसिस लेकिन केमिस्ट्री में नहीं सुना? कोई है बच्चा? चलो गौरी, केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके ऑस्मोसिस। यस सर। क्या होता है ऑस्मोसिस बताओ? सर हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का लोअर कंसंट्रेशन में जाना। हायर concentration of solvent to lower concentration of solvent। ठीक? यस सर। किसकी मदद से? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से। मैं बात कर रहा हूं राहुल से। राहुल ये सही कह रही है या गलत कह रही है? ये सही कह रही है। सही कह रही है। अब मैं आपसे मैं यहाँ पर देख एक तो कलर दिख क्यों नहीं रहा? दूसरा लेते हैं, ये देखो।
अब मैं जो आपसे कह रहा हूं, पहले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना दी मैंने, ठीक है, ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब मैं यहां लेके चल रहा हूं प्योर वाटर, यहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, और यहां पर क्या है, इम्प्योर वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर, इसमें थोड़ी सी मिलावट है। तो यहां से यहां पर लिक्विड का जाना, और वो लिक्विड कौन है, वो सॉल्वेंट ही है। सॉल्वेंट मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अगर इसका उल्टा मैं कहूं तो क्या गौरी ये भी ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, बोल। यस सर। दोनों बातें ठीक है। यस सर। तो जब ऐसा हुआ तो ऑस्मोसिस हुआ, तो क्या ऐसा यहां हुआ है? हाँ, हायर कंसंट्रेशन थी, इस इंक में लिक्विड था या पानी था, वाटर था, लेकिन क्या था, कंसंट्रेशन में था, यानी कि बहुत कम अमाउंट में, लीस्ट इन अमाउंट, बहुत कम मात्रा थी। अब किसी ने कहा ना भैया इसमें पानी था ही नहीं, तो ये डिफ्यूज भी नहीं होगा। ये बात ठीक बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? ठीक बात है सर। ये अब मैं किसकी ड्रॉप ले रहा हूं, मैंने ड्रॉप ली है ऑयल की, तो क्या लग रहा है तेरे को ऑयल डिफ्यूज होगा या पानी नो के सर, ऊपर बैठ जाएगा? पानी के ऊपर बैठ जाएगा। वो डिफ्यूज नहीं होगा, वो पूरी तरीके से अब आपके पानी में या सॉल्वेंट में पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। जिस तरीके से इंक घुली थी, कौन सी इंक, जो पानी में डिसॉल्व होती है, मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत कंटेंट था। तो हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस, ये बातें समझ में आई, ठीक है। लेकिन इसका क्या लेना देना है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से? तो मैं आपसे कह रहा हूं भैया, जो अभी हमने पढ़ा, क्या ये लेसन नंबर 2 में पढ़ा है हमने केमिस्ट्री के? यस सर। सॉल्यूशन लेकिन में। हमने वहां पर बात नहीं करी काइनेटिक। काइनेटिक मतलब कितनी जल्दी घुला, रेट की बात नहीं करी। कोई भी चीज घुल रही है, वो टाइम कितना ले रही है, बोल। बात ठीक है बेटा, गलत है? ठीक बात है सर। ठीक है। अब मैं तेरे से कह रहा हूं, ये डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ गया। अब मैं यस बात सर। कर रहा हूं, अब मैं तेरे से बात कर रहा हूं इसकी। अब अगर किसी को पता हो तो बता, डिफ्यूजन क्या होता है? दो चीजों का, क्या बेटा? दो चीजों का दो चीजों का क्या संगम? कह सकते हो, जुड़ना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अब देख बताता हूं। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन टू लेयर्स। अच्छा, इसने इंग्लिश में इसलिए बोला है जिससे सही लगे। सर हम श्योर नहीं हूं ना। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे जो इंग्लिश में बोलता है वो सही माना जाता है, ठीक है। कोई कहता दफा हो तो कहते कितनी बदतमीजी से बोल रहा है, वो कहते गेट आउट, कहता ओके। तो आप अगर डिफ्यूजन समझेंगे और डिफ्यूजन समझेंगे तो जरा ध्यान दो। अब गौरी जरा ध्यान दे, क्या लिखा, क्या बनाया मैंने। एक कंटेनर लिया, समझियो, एक कंटेनर लिया, उसके बीच में एक पार्टीशन लगाया। देख रही है बेटा पार्टीशन? यस सर। अब पार्टीशन के इधर और उधर दो अलग गैसें भरी। चलो देखते हैं कैसी गैस है। इधर भरी मैंने ऑक्सीजन और इधर भरी नाइट्रोजन, ठीक। यस सर। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने पार्टीशन हटाया, देखते पार्टीशन कैसे हटाया, ये देखिए, देखिए पार्टीशन रिमूव किया, कर दिया रिमूव। यस सर। तो अब ये इंटरमिक्स होंगे, ये देखिए भागा, एक जगह नाइट्रोजन भागा, एक जगह ऑक्सीजन भागा, देख भाग रहे हैं। यस सर। अब मैं तेरे से जो पूछूं बताइए, क्या लगता है तेरे को कि ये इंटरमिक्स होने में कुछ टाइम लेंगे? यस सर लेंगे। कुछ टाइम लगेगा, यस सर। उस टाइम को ही निकालना ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। लेकिन 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 अभी ये नहीं पता डिफ्यूजन क्या और इफ्यूजन क्या है। अब इसको देखो, कंटेनर है, ये भी एक यस कंटेनर है, सर।
ठीक है। जब तूने कहा कि भैया ऊपर आपने जब मिलाया ना, मुझे तो पता ही नहीं चल पाया कि कब एक दूसरे में घुल गए, और जब मैं निकालने गई ना तो दोनों अलग अलग तरीके से दोनों एक साथ घुल रहे थे, तो मैं अलग अलग पता नहीं लगा पाई। अब मैंने क्या करा, एक में भर दी ऑक्सीजन, एक में भर दी नाइट्रोजन। चल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एक में भर दी हाइड्रोजन। देख, ठीक बेटा। Yes, sir. तो हुआ क्या, अब मैं तेरे से सिंपल सी बात पूछूंगा, बिल्कुल मैंने बोला क्या है, जब भी हम कंसेप्ट बना रहे हो तो अपना दिमाग मत लगाओ, रूल्स मत लगाओ, सिर्फ समझो चीज को। क्या तेरे को अभी जो मैं डॉट बना रहा हूँ, क्या तेरे को कोई फर्क लग रहा है इनमें? Size का साइज का सबसे छोटा साइज किसका है? हाइड्रोजन। तो राहुल क्या लगता है, हाइड्रोजन हल्का है क्या? जी भैया। तो क्या लगता है तेरे को कि अगर इस बोतल में से बाहर निकलना होगा तो ऑक्सीजन पहले जल्दी बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन भैया, हल्का है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाहर जल्दी निकलेगा? कोई बच्चा बोला देखो। यस सर, हाइड्रोजन। अहान, अगर Yes, sir. हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकलेगा तो तीनों में डिफरेंस क्या है? देख मैं क्या लिख रहा हूँ, एक टर्म लिख रहा हूँ, ये बात ठीक है या गलत है? क्या लिखा बेटा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, O2 का, N2 का या हाइड्रोजन का? सर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। शाबाश। और अगर जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। वो धीरे निकलेगा। तो मैं ये लिख दूं, बताइए जरा, ये ठीक लग रहा है कि गलत लग रहा है? अब सही है। ठीक है, किसी बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है लॉ ऑफ ग्राम डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? बोलो जल्दी, Yes, हाथ खड़ा sir. करो। यस सर। जी भैया। हाँ राहुल, अब कुछ रिलेट कर रहा है, देखियो दिमाग लगा, तू कहेगा हाँ भैया वहां पहुंच रहा है, जी भैया, पहुंच रहा है, जी भैया। है ना? तो अब मेरी बात सुन, कोई पूछे ये क्या है, एक ही गैस का निकलना डिफ्यूजन, और एक गैस का दूसरी में मिलना डिफ्यूजन। तो राघव उल्टा बताया ना, तू फ्यूजन को कह रहा था दो का मिलना, तुझे डिफ्यूजन का बोलना चाहिए था। हाँ समझ गया। डिफ्यूज का मतलब होता है कोई एक चीज दूसरे में फ्यूज हो रही है, फ्यूज का मतलब ही मिलना होता है, पिघलना। हाँ व्यूज का डिफ्यूजन मतलब हो गया। हाँ हाँ, एक चीज दूसरे में जब कैसे बताऊं, आपने कभी ये देखा है, दो चीजें जब वेल्ड होती है तो एक चीज दूसरे में मेल्ट हो जाती है, वो डिफ्यूजन होता है। मतलब कह सकते हो आप उसको सेंस में। डिफ्यूजन मतलब वो गैस वहां से निकली और वैक्यूम में चली गई, बाहर भग गई, बस। अब वहां पर बाहर वाला, अच्छा आपको ये कहे भैया मैं तो इसको भी डिफ्यूजन कहूंगा, आप कह सकते हो, ये भी तो किसी दूसरी चीज में जा रही है, लेकिन यहां मैं कंसीडर सिर्फ एक को कर, एक O2 बॉटल में भरी थी, मैंने टैप खोला, कितनी जल्दी भागी, तो वो इफ्यूजन। जैसे तेरे गुब्बारे से पानी निकल रहा है वैसे था कॉन्सेप्ट है ये इफ्यूजन। हाँ, अब कोई यूं कहे कि भैया ये तो फिर पंचर होना भी इफ्यूजन है, इसलिए हम इफ्यूजन और डिफ्यूजन के रेट में फर्क नहीं करेंगे, इसलिए ये लॉ इफ्यूजन के लिए भी और डिफ्यूजन के लिए भी है। मैं कहता हूं ये लॉ असलियत में इफ्यूजन के लिए, क्योंकि इफ्यूजन ही पता लगाता है, ये क्या करता है, उनको कंपेयर करता है, क्या करता है, बस कौन सी गैस कितनी जल्दी खाली होती है उसका पता लगाता है, बस। अब जरा इधर आ जाओ, अब इस लॉ में क्या है, कुछ भी नहीं। अब लॉ, लेकिन इस लॉ की ना गिवन समझने क्यों जरूरी है, क्वेश्चन जब आता है तो बच्चा वो क्वेश्चन में गिवन नहीं ढूंढ पाता। अब देखो लॉ क्या है, रेट ऑफ गैस 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1, खत्म, बस लॉ खत्म। रेट ऑफ गैस 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ M2। अब मुझे बताओ, ये अगर गैस के लिए बात की जाए, अगर गैस के लिए बात की जाए तो मैं किस वेलोसिटी को लूंगा, गैस के लिए रैंडम वेलोसिटी होती है, तो उसके लिए हम आरएमएस के क्या लेते हैं, वो भी इसी फॉर्मूले को माने। राघव बात ठीक है गलत है? ठीक है भैया। अब जरा ध्यान दियो, राघव ये लिख दूं मैं, रेट को मैं R लिख रहा हूं, है R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1 रूट
ऐसे ही यहाँ पे खाली बी भी लिख सकते हो। अध्यान, आहान, सॉरी, आहान, यस सर, यस सर। इसको देखिए बेटा, R1 और R2 का क्या रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, बता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मास के साथ इनवर्सली। बस यही है आपका ट्रांसफर, खत्म। जिसका जितना मोलिकुलर मास ज्यादा उतनी ही उसकी स्पीड कम, ठीक। सर रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का भी तो होता है। अच्छा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर वॉल्यूम सेम है फॉर सेम कंटेनर और वॉल्यूम, तो ये भी चलेगा। देख, अगर मैं दोनों को सेम ही वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो तुझे क्या लगता है, किसी मैथ कहती है किसी चीज को एक ही चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लो, यही चाह रहा है, बोल बेटा। यस सर, आगे समझ। लेकिन एक कंडीशन है, क्या, वॉल्यूम मस्ट बी सेम। अगर ये सेम नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो इसका मतलब ये डेंसिटी वाला कहां नहीं चलेगा, कोई बताएगा बच्चा? जब वॉल्यूम अलग होगा। ना ना, इफ्यूजन में नहीं चलेगा। इफ्यूजन में बाहर वाले का जनरली हमें वॉल्यूम नहीं पता होता। ये इक्विलिब्रियम तो चलता है। हाँ, इक्विलिब्रियम। अब जैसे इसने कहा भैया इक्विलिब्रियम में चलता है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होता है। और अगर मैं इसके फ्यूजन की बात करूं, जो मैंने अभी ये बोतलें बनाई थी, ये ओपन में थी, अब कैसे चलेगा? लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या है, कैसा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास को नहीं बदल सकते, आप डेंसिटी को बदल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम पे। ठीक बात है राहुल की गलत बात है? सही है भैया। ये बात सब बच्चों को समझ में आई? सर हाँ आ जी गई। बेटा। सर इफ्यूजन के टाइम पे डिफ्यूजन भी तो हो रहा है ना? दोनों मैंने कहा है ये दो चीजें है ही नहीं। हाँ, डिफ्यूजन की कुछ कंडीशंस अलग है डिफ्यूजन से। ओके सर। कौन पूछ रहा है? ये क्या नाम है, गायत्री? हाँ सर। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अपने को पता चल गया इफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, हमें ये पता चल गया। हाँ बेटा बोलो। सर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा ना? हाँ, और वो दोनों कांस्टेंट, दोनों में कांस्टेंट बराबर होगा, वो कट जाएगा। तो सर वो कांस्टेंट तो बराबर होगा, पर वो कांस्टेंट है क्या? इसका नाम मतलब ये क्या है? हुआ कि आया आया इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डिफ्यूजन का ये लॉ लगा रहे हैं, ये हमेशा रेशो ही निकाल के देगा, उसका कोई कांस्टेंट नहीं है बेटा। ठीक है? क्योंकि ओके सर। अगर मैं इसके टर्म्स देखूं तो बहुत सारी बन जाएगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी लगाना पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा, वो भी लगाना पड़ेगा, तो लॉ खराब हो जाएगा। अब कोई यूं कहे कि भैया आप डेंसिटी तक कैसे लाए? अब मान लो अध्ययन ने कहा भैया मेरे को ना डेंसिटी तो समझ में आ गई, लेकिन डेंसिटी तक का फॉर्मूला बना के दो मुझे, तो मैं किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा? अगर कभी वैसे नहीं आता है आपके कॉम्पिटिटिव में कोई चीज ड्राइव करने को, कभी भी इस चैप्टर में कोई इक्वेशन बनानी हो तो कहां से बनेगी? देखिए, मैं इसका आपको पहले भी डेंसिटी का एक फॉर्मूला दे चुका हूं, इससे दे चुका हूं, लास्ट क्लास में दिया था। यस इस सर। मास को, हाँ, इस मास को उठा के उधर ले जाओ, इस वॉल्यूम को उठा के उधर ले जाओ, डेंसिटी बन जाएगी। और एक बार डेंसिटी बन गई तो काम चल जाएगा। यही वो डेंसिटी थी। ठीक है, प्रेशर दिख गया, वॉल्यूम दिख गया, आर दिख गया, टी दिख गया। अब तुम कहोगे भैया इस फॉर्मूले को मैं कैसे लगाऊं इस वेलोसिटी के साथ, तो कोई बताएगा? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो टी स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल्स टू, उसे क्या कहते हैं हम, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन करी थी ना राहुल? मैंने कराया भी है या मैं भूल गया? कराया। आपने कराया ना? हाँ बस, ये केटीजी के स्टार्टिंग में आ जाता है बेटा, छोटा सा टॉपिक है। और किसकी बात कर रहे हैं हम? अब लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम तक तो बता दिया था। बात आती है
हीट कैपेसिटी वगैरह की, और एक चीज और थी। राहुल क्या कह रहा था, तो भैया आपने एक चीज और छोड़ दी। यही था भैया। भैया टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक ये और देख लो, बोल क्या कह रहा है। भैया सीवी वर्सेस टी का ग्राफ भी तो। अच्छा वो भी करा दूंगा, पहले एक बार इसको देखना क्या लिखा हुआ है, ये सब बच्चों को दिखाई दे रहा हो तो। मीन फ्री पाथ है क्या, मान लो किसी कंटेनर में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं, किस किस स्पीड से भाग रहे हैं, λ1, λ2, λ3, λn. The average distance traveled by a gas molecule is known as mean free path. Let λ1, λ2, λn be the distance traveled by the gas molecule during n collision. जब उनमें n टकरें हुई तो उन्होंने इतना इतना कोलिजन चला, तो कब वो मीन फ्री पाथ कहते हैं, उनकी टकरें नहीं हुई। तो उसके लिए मैंने क्या करा, वो λ1, λ2, λn को सबको n से डिवाइड कर दिया, इसे हम मीन निकालना कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। और अगर हम इसको जो एनसीईआरटी ने कैलकुलेशन दी उसके हिसाब से निकाले तो वो वैल्यू ये आती थी, लैम्डा इक्वल्स टू 1/πnd, ठीक है। वो किया क्या था एनसीईआरटी ने, कुछ नहीं किया था, माना कि 3 मॉलिक्यूल्स है जो बिल्कुल चिपक चिपक के एक साथ चल रहे हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और उन्होंने कहा कि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक और यहां तक ये वो पाथ है इनका तीनों का, इसका रेडियस ये। अब ये रेडियस असलियत में डायमीटर है, ये जो डायमीटर डी लिखा है ना इन्होंने, वो तीनों के पाथ का रेडियस है। क्या है तीनों के पाथ का, अच्छा ये रेडियस इसका, ये रेडियस इसका, और रेडियस मिलकर क्या बन जाते हैं, डायमीटर, ठीक है। अब ये डायमीटर पाई डी स्क्वायर तो डायमीटर बन गया, लेकिन तुम्हें निकालना क्या है, λ1, लैम्डा यानी कि मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ निकालने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक तो ली इनकी स्पीड, क्या ली, स्पीड, और एक लिया तुमने इनका टाइम पीरियड, ठीक है। वो टाइम पीरियड बन गया रिलैक्सेशन टाइम, और वो रिलैक्सेशन के टाइम कितने टकरे करता है, उसी को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। देखो अगर आप देखना चाहो तो उसको मैं एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ, 11 का। ये रहा, देखो दिख रहा है, वो कह रहा है कि भाई यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है इनकी, ये लेंथ को आप कह सकते हो वेलोसिटी इनटू टाइम। ये लेंथ है, उस लेंथ को उसने बोल दिया वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। डायमीटर, इसका डायमीटर डी, इसका डायमीटर डी, और नीचे वाले का भी डायमीटर अगर आप लेते तो उस हिसाब से आपको पता चलता है जो इनका पाथ है उसका रेडियस इनका डायमीटर है, ठीक है। अब जरा इधर देखो क्या बोलता है एनसीईआरटी, क्या बोलता है। मान लो जो मॉलिक्यूल है गैस के वो स्फेरिकल है जिनका डायमीटर है d, ठीक है भैया। फोकस ऑन द सिंगल मॉलिक्यूल विद एवरेज स्पीड v। मान लो आपने कहा कि भैया जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है वो v स्पीड से चल रहा है, इट विल सफर कोलिजन, वो सफर करता है कोलिजन विद एनी मॉलिक्यूल दैट कम्स इन अ डिस्टेंस d between the centers, ठीक है। इन टाइम डेल्टा t इट स्वीप्स और वॉल्यूम इतना। अब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ ये वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम जनरली होता है एरिया इनटू लेंथ। एरिया कितना है मेरा, पाई आर स्क्वायर। अब आपको तो भैया तो डायमीटर था, मैंने बताया ना पाथ का रेडियस था। आ जाओ फिर से देख लो, पाथ का रेडियस क्या है, d। अब अगर ये एरिया है तो लेंथ क्या होती है बेटा, वॉल्यूम वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आपकी लेंथ, ये आपका एरिया, ठीक, ठीक है। wherein any other molecule will collide, इसके अंदर कोलाइड करता है कोई मॉलिक्यूल विद इट, ठीक है। और वहां पर वो कह रहा है ऐसे कितने, मान लो आप मॉलिक्यूल्स हैं तो जो वॉल्यूम था वॉल्यूम को आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, n मल्टीप्लाई में दिस वॉल्यूम। इसमें टक्करें होती हैं, टक्कर होती किसमें नहीं है, बटा में, इसको इन्वर्स कर लो 1/this। तो कह रहा है आपका जो कोलिजन के बीच का रिलैक्सेशन टाइम आता है जिसे हम टाउ से दिखा रहे हैं, वो एवरेज टाइम, वो कितना होगा, इस इतने में तो टक्कर हो रही थी, कितने में, n एरिया लेंथ। अगर मैं इसको 1/, कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, जिसमें टक्करें नहीं हो रही, ठीक है। अब वो कह रहा है इससे आपको ये मिल गया, लेंथ का फॉर्मूला बताया ही था, ये आया वेलोसिटी इनटू टाइम।
ठीक है। लेंथ क्या होती है, लेंथ तो निकाल रहे हैं हम, मीन फ्री पाथ क्या बनेगा, लेंथ ही तो बनेगी, तो ये मीन फ्री पाथ बन गया 1/n πd²। ठीक, लेकिन प्रैक्टिकली ये 1/√2 होता है। मैंने बताया था ना आपको, मैंने आपको कहा था ये है, और प्रैक्टिकली √2 1/√2 आ जाता है। ये 1/√2 इस हिसाब से लेके चलते हैं कि इनकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है, इसको रीजन। और 0 से लेकर 1 तक जो वेरी करती है वैल्यू, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की फॉर्म में लेके चलते हैं, और साइन जो होता है उसका एवरेज 45 डिग्री आता है, और 45 डिग्री का मतलब 1/2 उस हिसाब से आया। ठीक है, और प्रैक्टिकली प्रूव किया। अब ये बात समझ में आई मीन फ्री पाथ वाली बच्चों? यस सर। ये वेलोसिटी है, ये v। अच्छा देखो, ये कह रहा भैया इस v का क्या मतलब है, ये कोई आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। हीट कैपेसिटी, अभी एक आसान सी चीज है, जरा 2 मिनट के लिए समझ लो। आपको पता होना चाहिए जो हीट है वो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, करती है। अब क्या करें, तो हीट जो है उसको आप क्यू से दिखा सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर को आप डेल्टा टी से दिखा सकते हो, या खाली चेंज इन टेम्परेचर मतलब खाली टेम्परेचर ले लो। ठीक है, टेम्परेचर को हम टी से दिखा रहे हैं। अब अगर इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर कोई कांस्टेंट आएगा, वही है आपकी हीट कैपेसिटी। क्या है बच्चों? हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी को तो तुमने इससे बता दिया। अगर कोई हीट आएगी जाएगी तो गौरी तेरे हिसाब से टेम्परेचर की कोई वैल्यू रहेगी या टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा? चेंज आएगा। तो यहाँ पर हमें डेल्टा टी लेना चाहिए। यस सर। पूछ रहा हूं मैं, पहले बोलो। हाँ सर, चेंज आएगा। सर डेल्टा टी लेना चाहिए। तो चेंज इन टेम्परेचर ये बन गया, तो हीट कैपेसिटी सी क्या है आपका, क्यू बाय डेल्टा टी। अब कोई तुमसे पूछे हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी एक ऐसा कांस्टेंट है जो हमें बताता है आप कितनी हीट देते हो और कितना चेंज इन टेम्परेचर आता है। तो क्या ये मटेरियल को नहीं बताएगा बेटा? बताएगा सर। अब देख, हीट आयरन का, तू बताइयो, हीट कैपेसिटी आयरन की, हीट कैपेसिटी आयरन की ज्यादा है या वुड की ज्यादा है? आयरन। मैं हीट देता हूं तो पूरे की पूरी लकड़ी में टेम्परेचर जल्दी जाता है या लोहे में? सर वुड में धीरे जाता है, आयरन में जल्दी जाता है। इसका मतलब मैं हीट उतनी ही दूं, तो जरूरी नहीं है टेम्परेचर भी उतना ही रहे। हो सकता है उसमें डेल्टा टी, उसमें डेल्टा टी डैश हो, इसमें T2 माइनस T1 है, इसमें T2 डैश माइनस T1 होगा। मान लो दोनों में 35-35 डिग्री था, एक ही सेकंड में या 10 सेकंड के अंदर पहुंच गया 37 पे, दूसरे वाले को अलग टाइम लगा। ठीक बात है, गलत बात है? ठीक बात है सर। चलूं आगे? यस सर। चल, अभी तो मैंने सिर्फ हीट कैपेसिटी बताया, आप कोई तुमसे पूछे हीट कैपेसिटी क्या है? देखो, हीट कैपेसिटी है हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एक फॉर्मूला। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? हीट डिवाइड बाय डेल्टा टी फॉर 1 मोल। ठीक बेटा? ठीक है सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इसको छोटे एस से या सी एस से दिखा सकते हो आप। ये होता है गिवन मास। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछे हीट क्या है, तो आप कह सकते हो भैया हीट है मोलर हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में टी, और हीट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन मास डेल्टा टी, और हीट है सी डेल्टा टी। ठीक, ठीक है सर। हीट कैपेसिटी पता चल गई, मोलर हीट कैपेसिटी पता चल गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता चल गई। अब बारी आ रही है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय डेल्टा टी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा टी। कोई बताएगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? डेल्टा यू। डेल्टा यू, और ये डेल्टा एच। एच। लेकिन डेल्टा यू और डेल्टा एच में अपना ही एक रिलेशन है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क डन। वर्क डन। गलत मत बता दियो बेटा, है नहीं सर, वो हीट होता है। हिल ले पहले। कोई और बच्चा बताएगा? क्या बताना है, ये तो मेयर्स फॉर्मूला लिख रहे हो आप। मेयर्स फॉर्मूला बेटा अभी बनेगा, हम तो सिर्फ डेल्टा एच का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस व्हाट, मैं भूल गया, यही होगा शायद, वर्क डन ही होगा बेटा। डेल्टा वी था, हाँ। टी डेल्टा वी है। पी डेल्टा भी, हाँ वो वर्क डन ही है। आ जाओ, अब डेल्टा एच क्या है आपका? डेल्टा एच है आपका सी टी डेल्टा टी, डेल्टा यू क्या है? सी वी डेल्टा टी, और पी वी इक्वल्स टू एनआरटी। एक मॉलिक्यूल के लिए पी वी इक्वल्स टू आर टी, और डेल्टा वी के लिए आर डेल्टा टी। तो सब में डेल्टा टी दिखाई दे रहा है? यस सर। बता दो डेल्टा टी, बचेगा क्या? सीपी इज इक्वल्स टू सीबी प्लस आर, ये है मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये बेटा काटे यस सर। ये फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस फर्स्ट लॉ तो खाली यू का, यू इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क का। ये सिर्फ एंथैल्पी, हाँ ये सिर्फ एंथैल्पी का लॉ है। ठीक है, एंथैल्पी जो होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क का। ठीक बच्चों? ठीक है सर। तो यहाँ से हीट कैपेसिटी, ठीक है, अब हीट कैपेसिटी समझ में आ गई? आ गई। ठीक है, हीट कैपेसिटी के बाद देखते हैं आगे क्या है। मेयर्स फॉर्मूला हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, ये मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से इक्वेशन भी बनवा दी। अब केटीजी खत्म। सर वो ट्राई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम की कंफ्यूजन बता दो 7 और 6 में। तेरे को बेटा वो 7 ही लेनी है, खत्म कंफ्यूजन। देखो बच्चों, ये पूछ रही है कि भैया जो आपका ट्राई एटॉमिक गैस होती है, क्या उसमें ये पॉसिबल है? हाँ, तो उसमें रिलेशन कितने? रिलेशन मतलब होता है बॉन्ड, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n माइनस आर, तो 3 इंटू 3 माइनस 2। ये कह रही है, ये कह रही भैया 7 होगा। फिर ये कह रही नहीं भैया उनमें किसी में ऐसा लिखा था। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ट्राई एटॉमिक गैस के लिए इस तरीके का केस लिया गया था, वो थी ओजोन। लेकिन फिर ओजोन का मैंने आपको बताया था ये स्ट्रक्चर कामयाब नहीं रहा, ओजोन का ये स्ट्रक्चर बना, रेजोनेंस हो गया। हाँ हाँ बेटा सबर रख, इसमें भी आपके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या बनते हैं? 2 ही बनते हैं, रिलेशन। लेकिन इसके लिए हमारे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल कर आता है? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल कर आता है? 6। और अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 निकल कर आता है ना आपके पास, तो वो कह रहा है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 के लिए कोई एग्जांपल दो। ये कह रही है गौरी, तो गौरी कह रही है कि भैया ये है एक एग्जांपल, लेकिन मैं कह रहा हूं ये होगा या तो आइनोस्फीयर में होगा, ये ऐसा कैटायन स्टेबल नहीं होता है, या इसके लिए कोई टेम्परेचर होगा। तो आप एक काम करो, आप बच्चे एक बार इस केस को ले आओ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, कोई बच्चा कोई भी सर देखेगा आपकी यूट्यूब स्क्रीन फ्री